Hello and welcome everyone. My name is Nandini and I am from Arihant Publications. Today, in this video, we will discuss Chapter 1 Power Sharing of CBSE Class 10th. Let's first understand what is the meaning of power sharing. So, power sharing is the distribution of powers among the organs of the government like the legislature, executive and judiciary. Power sharing क्या है? Power sharing basically पावर्स की डिस्ट्रीब्यूशन है जो डिफरेंट ऑर्गन्स में बटी हुई है गवर्नमेंट की, जैसे कि लेजिस्लेचर का क्या काम होता है? लेजिस्लेचर का काम होता है लॉज बनाना। एंड एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है? एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट करता है पब्लिक पॉलिसीज को एग्जीक्यूशन में लाने की कोशिश करता है। और जुडिशरी हमारी जो है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है दैट प्रमोट्स जस्टिस एंड प्रोवाइड जस्टिस टू द पीपल. It is an essential step to ensure the stability of the political order. So, power sharing एक बहुत ही important step है क्योंकि वो political order को stable रखने में help करता है. Power sharing also includes sharing at different levels like the union, state and local levels. Power और कहाँ पर share होती है? Union government level पर, state government level पर और local level पर. इस चैप्टर में हम दो स्टोरीज पे बात करेंगे, बेल्जियम और श्रीलंका पे, और हम ये कंक्लूजन्स निकालेंगे कि पावर शेयरिंग की नीड हमें क्यों है. चलिए पहले डिस्कस करते हैं हम बेल्जियम को. बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप. बेल्जियम एक यूरोप में एक स्मॉल कंट्री है. इट बॉर्डर्स विद फ्रांस, नीदरलैंड, लक्समबर्ग एंड जर्मनी. और ये अपना बॉर्डर शेयर करती है फ्रांस, नीदरलैंड, लक्समबर्ग और जर्मनी के साथ. एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स. यहाँ का जो एथनिक कॉम्पोजिशन है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है. एथनिक कॉम्पोजिशन हेयर मीन्स अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन अ शेयर्ड कल्चर. एथनिक डिवीजन आपके कल्चरल बेसिस पे सोशल डिवीजन होती है. या तो वो कल्चर के डिफरेंसेस पे हो सकती है या फिर लिंग्विस्टिक बेसिस पर भी हो सकती है. Here, 59% of the populations living in the Flemish region speaks the Dutch language. 59% population बेल्जियम की फ्लेमिश रीजन में रहती है और जो डच में बात करती है. 40% पीपल वेलोनिया रीजन में रहते हैं जो फ्रेंच में बात करते हैं. और 1% जो बचती है पॉपुलेशन वो जर्मन में बात करती है. सो इसी से आपको समझ आएगा कि कितनी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी थी बेल्जियम के अंदर. In the capital city, Brussels, 80% of the people speak French, while 20% are Dutch speaking. ब्रसल्स जो बेल्जियम की कैपिटल सिटी है उसमें ये सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट थी क्योंकि वहां पे 80% लोग जो है फ्रेंच में बात करते थे और 20% डच में बात करते थे. द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग पीपल वर रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल. और ब्रसल्स में जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे वो बहुत ही रिच थे और बहुत ही पावरफुल कम्युनिटी माने जाते थे. सो इससे क्या हुआ? इससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हुई डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी में क्योंकि डच स्पीकिंग पावरफुल नहीं थी. इस वजह से उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन फैसिलिटीज बहुत बाद में मिली. This led to tensions between the Dutch and French speaking communities during the 1950s and 1960s. इससे क्या हुआ? टेंशंस बढ़ती चली गई डच और फ्रेंच के बीच में क्योंकि उन्होंने अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर दिया और ये टेंशन सबसे ज्यादा बढ़ गई 1950s और 1960s में. सो सबसे ज्यादा जो टेंशन का माहौल था वो कहाँ पर बढ़ा? ब्रसल्स में. सो द डच स्पीकिंग कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजॉरिटी इन द कंट्री बट माइनॉरिटी इन द कैपिटल. डच स्पीकिंग पीपल जो है कंट्री में तो मेजॉरिटी में थे लेकिन कैपिटल सिटी में माइनॉरिटी में थे. एकोमोडेशन इन बेल्जियम. सो बेल्जियम लीडर्स ने एक डिफरेंट पाथ चूज करने की कोशिश की. उन्होंने 1970 और 1993 में 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, उसमें चेंजेस किए जिससे कि लोग साथ में रह सकें और बेल्जियम का डिवीजन लिंग्विस्टिक बेसिस पर ना हो. इसके कुछ एलिमेंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे. एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियम मॉडल आर Constitution prescribes that number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government. तो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो पहला एलिमेंट दिया वो ये किया कि डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स जो हैं वो इक्वल रहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर.
और देर विल बी नो सिंगल कम्युनिटी टू मेक डिसीजंस यूनिलेटरली, कोई भी सिंगल कम्युनिटी अकेले से डिसीजंस नहीं लेगी, और स्पेशल लॉज बनाए जाएंगे ताकि मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप्स विल बी देयर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. Second element is the many powers of the central government have been given to the state government. बहुत सारी पावर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई. इससे क्या हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट जो है अब सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट में नहीं थी. Another element is Brussels has a separate government in which both communities have equal representation. ब्रसल्स क्योंकि वहां टेंशन्स थोड़ी ज्यादा सीवियर थी तो उसके लिए एक सेपरेट गवर्नमेंट की उन्होंने डिमांड की, उसको उन्होंने रखा. दैट इज कि वहां पर कम्युनिटीज, दोनों कम्युनिटीज के पास इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी. जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा ब्रसल्स में, और डच स्पीकिंग कम्युनिटी है उसको भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा. नेक्स्ट इज दी अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ डेवलप गवर्नमेंट, दैट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट. सो कम्युनिटी गवर्नमेंट की बात की गई, दैट इज इट इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी. कम्युनिटी गवर्नमेंट का मतलब ये था कि कोई भी एक कम्युनिटी इलेक्ट होगी, चाहे वो डच हो, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे वो जर्मन स्पीकिंग हो, और उसको पूरा हक है कि वो कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज के ऊपर बात कर सके और अपना पक्ष रख सके. नेक्स्ट केस स्टडी जिसकी हम बात करेंगे दैट इज श्रीलंका. श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द साउथर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु हैविंग अ डाइवर्स पॉपुलेशन. श्रीलंका जैसे कि हम जानते हैं कि तमिलनाडु की सदर्न कोस्ट में है और ये एक आइलैंड नेशन है. इसमें दो मेजर सोशल ग्रुप्स आपके आते हैं, दैट इज सिन्हला स्पीकर्स एंड दी Tamil speakers. Sinhala speakers were in majority. They constitute 74% and Tamil speakers were 18%. और तमिल्स में भी एक सब डिविजन्स थी, दैट इज श्रीलंकन तमिल्स एंड इंडियन तमिल्स. श्रीलंकन तमिल्स जो थे वो 13% थे और इंडियन तमिल्स 5% थे. सो यहाँ पर भी हमें एक एथनिक सोशल डिवीजन हमें दिखने को मिलती है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. So most of the Sinhala speaking people are Buddhist while Tamils are Hindus और Muslim. जो Sinhala speaking people थे श्रीलंका में वो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, और जो तमिल्स थे वो या तो वो हिंदुइज्म में बिलीव करते थे या मुस्लिम रिलीजन में बिलीव करते थे. एंड देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ सिन्हला एंड तमिल, और 7% क्रिश्चियंस थे जो कि या तो सिन्हला स्पीकिंग थे या फिर तमिल स्पीकिंग थे. सो श्रीलंकन तमिल्स कौन थे? श्रीलंकन तमिल्स तमिल के नेटिव्स थे, जो वहीं के रहने वाले लोग थे वो श्रीलंकन तमिल्स थे. एंड रेस्ट हुज forefathers came from India as plantation workers during the colonial period are known as Indian Tamils. और इंडियन तमिल्स वो थे जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, एज अ प्लांटेशन वर्कर काम करने आए थे श्रीलंका में, जिनके फोरफादर्स मतलब जिनके पहले की जनरेशन्स, और वो वहीं रह गए श्रीलंका में ही, और दे आर नोन एज इंडियन तमिल्स. सो अभी हमने बात की कि दो मेजर कम्युनिटी जो है श्रीलंका में इमर्ज हुई, दैट इज सिन्हला एंड दी तमिलियंस. सो अब हम बात करेंगे मेजॉरिटेरियनिज्म का एक कॉन्सेप्ट जो श्रीलंका में आया. पहले हम डिस्कस करेंगे मेजॉरिटेरियनिज्म होता क्या है. मेजॉरिटेरियनिज्म सिग्निफाइज अ बिलीफ दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट वॉन्ट्स टू. सो इट सिग्निफाइज दैट जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, जैसे कि श्रीलंका में सिन्हला कम्युनिटी है, वो कंट्री को रूल करेगी जिस तरीके से वो करना चाहती है. इट डिसरिगार्ड द विशेस एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी. और वो जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है जैसे कि तमिल्स, उनकी विशेस और नीड्स को फुलफिल करना जरूरी नहीं समझती. सो श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948. 1948 में श्रीलंका इंडिपेंडेंट कंट्री बनी, और यहाँ के जो सिन्हला कम्युनिटी के लीडर्स थे उन्होंने गवर्नमेंट को डोमिनेट करने की कोशिश की क्योंकि वो मेजॉरिटी में थे.
As a result, the democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to establish Sinhala supremacy. और जो गवर्नमेंट में इलेक्ट होकर आए थे थ्रू डेमोक्रेसी, उन्होंने मेजॉरिटेरियन मेजर्स को अडॉप्ट करना शुरू किया और सिन्हला कम्युनिटी की सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश किया. In 1956, an act was passed to recognize Sinhala as the only official language. क्योंकि अब वो गवर्नमेंट फॉर्म कर चुके थे, तो उन्होंने कुछ ऐसे एक्ट्स बनाने शुरू किए जिससे कि सिन्हला कम्युनिटी को एक अलग पहचान मिले. तो उन्होंने सबसे पहला एक्ट जो पास किया 1956 में वो ये था कि सिन्हला लैंग्वेज को उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया. सेकेंड, the government followed preferential policies that favored the Sinhala community. गवर्नमेंट ने, क्योंकि सिन्हला कम्युनिटी की ही गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने प्रेफरेंशियल पॉलिसीज बनानी शुरू कर दी जो सिर्फ सिन्हला कम्युनिटी को फेवर करती हूँ. A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism. थर्ड थिंग उन्होंने क्या की कि अपने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने बुद्धिज्म, क्योंकि सिन्हला कम्युनिटी बुद्धिज्म को फॉलो करती थी, तो उसको प्रोटेक्ट और उसी को उन्होंने प्रोफेस करना शुरू किया कि लोगों को बुद्धिज्म को ही फॉलो करना पड़ेगा. सो ऑल दीज पॉलिसीज इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग दी तमिल पॉपुलेशन. क्योंकि सिर्फ सारी पॉलिसीज जो हैं फेवरेटिज्म टू द सिन्हला कम्युनिटी को देखकर बनाई जा रही थी, तो तमिल्स जो हैं अपने आप को अकेला महसूस करने लगे और उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को फॉर्म करना शुरू कर दिया ताकि वो भी पावर में आ सके और अपने लोगों के लिए कुछ कर सके. और उन्होंने अपने लिए इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट की भी डिमांड रखी कि वो नॉर्दर्न या ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका में एक अलग से सेपरेट आइडेंटिटी चाहते हैं, सेपरेट स्टेट चाहते हैं. सो दिस डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न्ड इनटू अ सिविल वॉर. सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई क्योंकि दोनों कम्युनिटीज़ एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करती थी और इस वजह से एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन वहाँ पर देखी गई. सिविल वॉर हेयर मीन्स अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू अपोजिंग ग्रुप्स विद इन अ कंट्री. सो एक वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट हो गया जिसकी वजह से एक सोशली, कल्चरली और इकोनॉमिकली कंट्री पर बहुत ही एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है. So let's conclude both the cases of Belgium as well as Sri Lanka. बेल्जियम में हमने बात की थी कि उन्होंने वहाँ के लीडर्स ने कंट्री की यूनिटी को मेंटेन करने के लिए कुछ ऐसे डिसीजंस लिए, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे चेंजेस किए ताकि बेल्जियम जो है डिवाइड ना हो सके लिंग्विस्टिक बेसिस पे. तो उन्होंने कुछ ऐसे फेयर डिसीजंस लिए ताकि वो लोगों की फीलिंग्स और इंटरेस्ट को मेंटेन करके चले और रीजन भी डिवाइड ना हो. श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ. श्रीलंका में हमें डिफरेंट केस देखने को मिला क्योंकि श्रीलंका में मेजॉरिटी कम्युनिटी ने, दैट इज द सिन्हला कम्युनिटी ने डोमिनेट करने की कोशिश की तमिलियंस पर और अपनी पावर को शेयर करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से एक वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट हुआ और उसके ड्रास्टिक इफेक्ट कंट्री को फेस करने पड़े. Friends, now we will try to understand why power sharing is desirable. So there are two reasons for that. First, power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between the social groups. Power sharing इसलिए हेल्पफुल है क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशन को हैंडल करने में, रिड्यूस करने में हेल्प करती है सोशल ग्रुप्स के बीच में. ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हमने अभी बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़ा है. बेल्जियम में हमने देखा कि गवर्नमेंट ने ऐसे फेयर डिसीजन लिया और दोनों कम्युनिटीज़ को इक्वली रिप्रेजेंट किया सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर. दैट इज़ वाई वहाँ की टेंशन्स बहुत ही जल्दी रिड्यूस हो गई. लेकिन श्रीलंका के केस में हमने पढ़ा था कि वहाँ पर एक मेजॉरिटी ग्रुप ने कैसे माइनॉरिटी ग्रुप को डोमिनेट करने की कोशिश की और जिसकी वजह से एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन वहाँ पर क्रिएट हो गई. सो दैट इज़ वाई पावर शेयरिंग इज़ रियली नेसेसरी
and desirable because it ensures stability of political order. वो एक political order को stable रखने में बहुत ही ज़्यादा helpful होती है. Secondly, power sharing is the spirit of democracy. Power sharing जो है एक democratic system में बहुत ही essential role को play करती है, क्योंकि डेमोक्रेटिक रूल में हमें पता है कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं जिस पे पावर को शेयर किया जाता है और जिसकी वजह से हमारी लाइफ इफेक्ट होती है और हमें उसी में सरवाइव करना होता है. सो द फर्स्ट रीजन इज प्रूडेंशियल एंड द सेकेंड रीजन वी हैव डिस्कस्ड इज द मॉरल. पहले हमें समझना होगा प्रूडेंशियल का मतलब क्या होता है. प्रूडेंशियल हेयर मीन्स केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस दैट फेवर्स पावर शेयरिंग. तो प्रूडेंशियल रीजंस जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर बेस्ड होते हैं, क्योंकि जिससे कि आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो. सेकेंड रीजन की जो हमने बात की थी वो था मॉरल रीजन. सो मॉरल रीजंस वो रीजंस होते हैं जो कि मॉरल कंसिडरेशंस के ऊपर बेस्ड होते हैं, जो मॉरली और एथिकली करेक्ट होते हैं, दैट आर कॉल्ड दी मॉरल रीजंस. सो प्रूडेंशियल रीजंस जो हैं वो स्ट्रेस करते हैं कि पावर शेयरिंग जो है हमेशा बेटर आउटकम्स लेकर आए, और मॉरल रीजंस एम्फसाइज करते हैं कि पावर शेयरिंग एक वैल्यूएबल एक्ट है जिसको प्रमोट किया जाना चाहिए. नाउ we will try to understand the forms of power sharing. So there are 4 forms of power sharing. हम one by one डिस्कस करेंगे कि क्या क्या फॉर्म्स है पावर शेयरिंग की और इजीली हम समझेंगे. फर्स्ट, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. पावर जो है, पावर शेयरिंग आपकी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में शेयर होती है, जैसे कि आपका लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. और इसे हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी कहते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट को सेम लेवल पे प्लेस कर उनसे उनके पास डिफरेंट डिफरेंट पावर्स होती हैं. जैसे लेजिस्लेचर के पास क्या पावर है कि वो लॉज बनाती है, एग्जीक्यूटिव के पास क्या पावर है कि वो लॉज को एग्जीक्यूट करता है, और जुडिशरी के पास क्या पावर है कि वो इंश्योर करे कि लोगों को जस्टिस मिले. सो हर ऑर्गन एक दूसरे पर डिपेंडेंट है और किसी भी ऑर्गन के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है. सो ईच ऑर्गन कैन चेक देयर पावर्स विद द अदर्स. सो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, क्योंकि हर ऑर्गन के पास पावर है कि वो एक दूसरे को चेक कर सकते हैं. सो इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? चेक्स एंड बैलेंसेस. नाउ वी विल मूव टू सेकेंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग. पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स लाइक एट द सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल लेवल्स. पावर आपकी जो है, पावर शेयरिंग डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट के लेवल्स पे भी शेयर होती है. जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी पावर्स होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट की अपनी पावर्स होती हैं, और लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है जैसे कि आपकी पंचायत सिस्टम एंड ऑल, इसकी अलग पावर्स होती हैं. सो अ जनरल सिस्टम फॉर द एंटायर कंट्री इज कॉल्ड द फेडरल गवर्नमेंट. सो फेडरल गवर्नमेंट कैसी टाइप की गवर्नमेंट होती है? जिसमें पावर जो है शेयर की जाती है डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर, यूनियन लेवल पर, प्रोविंशियल लेवल पर और लोकल लेवल पर. और इसमें एक जनरल गवर्नमेंट पूरी कंट्री को रन करती है एट द यूनियन लेवल, एंड दिस इज कॉल्ड द फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट. सो अ टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर which involves higher and lower levels of government such as central, provincial or regional level is called vertical division of power. हॉरिजॉन्टल की अभी हमने बात की थी. तो हॉरिजॉन्टल वो होता है जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट लाइक द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी की जो पावर्स होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं और शेयर होती हैं. ऐसे ही हम यूनियन, प्रोविंशियल और रीजनल लेवल पे पावर को डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे शेयर करते हैं और सबकी अपनी अथॉरिटी होती है इन एक कंट्री को रन करने में. नाउ द थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज
Power may also be shared among different social groups such as linguistic and religious groups. Power जो है आपकी और भी तीसरे जो उसमें सोशल ग्रुप्स के बीच में भी शेयर हो सकती है लिंग्विस्टिक या रिलीजियस बेसिस पे। जैसे कि हमने पढ़ा था बेल्जियम में एक थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का डेवलप होना, दैट इज द कम्युनिटी गवर्नमेंट, विच इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस अरेंजमेंट ऑफ पावर शेयरिंग. Now, the last one, power sharing can also be done among different political parties. As you know that the principle of democracy allows the people to work as a source of political power. डेमोक्रेसी में लोग जो हैं रूल करते हैं थ्रू दी इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नेंस. तो हर वॉइस को शेप करने में, पब्लिक पॉलिसी को शेप करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है. सो मॉडर्न डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स जो हैं पॉलिटिकल पार्टीज उसमें बहुत ही अहम रोल प्ले करती है. और पॉलिटिकल पार्टीज के साथ साथ प्रेशर ग्रुप्स या जो आपके मूवमेंट्स होती हैं वो भी पॉलिटिकल इम्पैक्ट करती हैं. सो पावर इज शेयर्ड अमंग different political parties that represent the different ideologies and social groups. Political parties जो हैं पावर शेयर कब करती हैं? जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्लियर मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट नहीं फॉर्म कर पाती तो दो या दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज साथ मिलके एक कोलिजन गवर्नमेंट बनाती है और इसमें वो डिसीजन मेकिंग करती है जो भी पॉलिसीज वेलफेयर के लिए, लोगों के लिए बनाई जाती है. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. सो थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.